Okay, so this is day 5 of PT 365 discussion of environment. इसमें पहला टॉपिक देखो, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। तो अभी न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज ये जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, इसकी जो काउंसिल है उन्होंने अप्रूव किया डिस्बर्समेंट ऑफ $1.4 बिलियन टू एक्सेलरेट एफर्ट्स टू टैकल क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी एंड पोल्यूशन रिलेटेड क्राइसिस। राइट, ये नंबर याद रखना जरूरी नहीं है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़ ये GEF वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट टाइम हम लोगों ने UN CBD देखा था। तो UN CBD में हम लोगों ने देखा था एक नया फंड बनाया है विच इज द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। और इस फंड को मैनेज कौन कर रहा है? तो GEF जो है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, वो इसको मैनेज करेगा। ठीक है, सो फॉर दैट रीजन ये GEF हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। ये जो 1992 का जो रियो अर्थ समिट हुआ था उसी के थ्रू इसको भी बनाया गया था, ताकि जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग है वो स्टार्ट करी जा सके। राइट, सो दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1991 एज अ मल्टीलेटरल एनवायरनमेंट फंड टू अचीव ग्लोबल एनवायरनमेंट बेनिफिट। राइट, ऑब्जेक्टिव यही था, जितने भी हम क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से चल रहे हैं, इंटरनेशनल वाटर और ओजोन डिप्लीशन को लेकर जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनको फंडिंग के लिए हमें एक डेडिकेटेड फंड बनाना था, जिसके लिए GEF एग्जिस्टेंस में आया। दैट बीइंग सेड, इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? तो इसके लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी वर्ल्ड बैंक है, UNDP है, और UNEP विच इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये तीन जो एजेंसी है वो मिलकर इम्प्लीमेंट करें ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी को। ठीक है, इनफैक्ट हम लोगों ने देखा था वर्ल्ड बैंक एक ट्रस्टी की तरह काम कर रहा है टू द ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। राइट, अब ये बहुत सारे क्लाइमेट फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट या फंड्स को मैनेज करता है, जैसे कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड। तो आई होप ये सब लोगों ने फंड इनके बारे में पढ़ ही रखा होगा, और नाम से ही क्लियर हो जा रहा है ये फंड डेडिकेटेडली किसके लिए काम करता है। राइट, इसके अलावा जो कन्वेंशन हम लोगों ने पहले पढ़े थे, बहुत सारे कन्वेंशन के लिए ये एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म की तरह काम करता है, जैसे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी विच इज UNCBD, UNFCCC, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मीनामाटा कन्वेंशन जो कि मरकरी के लिए था, और कुछ और भी जो मैकेनिज्म है लाइक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उन सब से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करता है। ऑल्दो इट इज नॉट फॉर्मली लिंक्ड, लेकिन सपोर्ट करता है उनके एफर्ट्स को। ठीक है, अभी कुछ रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं बाय दिस एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे एक रिपोर्ट इन्होंने निकाला, इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव। ये इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव जो है, ये जो रिपोर्ट है, कंजर्वेशन इंटरनेशनल नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मिलकर निकाला जाता है। राइट, तो ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो है इसको एंडोर्स कर रही है सिंस 2022। राइट, अब इससे ज़्यादा इसमें जानने लायक आई डोंट थिंक कुछ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसे थोड़ा येलो से हाईलाइट किया। तो इस PDF में ना जो ग्रीन वाला पार्ट है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, येलो वाला पार्ट थोड़ा लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बट उसको एक बार नज़रों के सामने से निकाल देना, सो दैट अगर गलती से क्वेश्चन आ गया तो आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया रहे कि हाँ ये चीज़ पढ़ी थी कहीं पे। राइट, तो ये बेसिकली जो इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव जो है, ये बेसिकली जो रिपोर्ट निकालता है, इसके थ्रू ये लोग हेल्प करते हैं सर्टेन कम्युनिटीज या गवर्नमेंट्स, ताकि वो लैंडस्केप, सीस्केप और टेरिटरी जो होती हैं जहाँ पे हाई बायोडाइवर्सिटी है उनको प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो बेसिकली कैपेसिटी बिल्डिंग या उनको एक डायरेक्शन की तरह या मेंटरशिप देता है इन दैट रिगार्ड्स। ठीक है, तो इतना ही था, इसमें ज़्यादा आई डोंट थिंक रिपोर्ट काम का है, तो आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ रिवर डॉल्फिन। तो डॉल्फिन जनरली हम लोग जो मूवीज वगैरह में देखते हैं, जनरली दीज आर मरीन डॉल्फिन, लेकिन मरी जो डॉल्फिन है हमें फ्रेश वाटर में भी मिलती है। राइट, तो फ्रेश वाटर में जो डॉल्फिन्स मिलती हैं उन्हें रिवर डॉल्फिन्स हम लोग जनरली कंसीडर करते हैं। तो ये अभी 11 कंट्रीज ने साइन किया है ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ रिवर डॉल्फिन्स बाय 2030। तो ये अपने तरीका का पहला एक डिक्लेरेशन है जो कि रिवर डॉल्फिन के कंजर्वेशन के बारे में बात करता है। कहाँ पे साइन हुआ था? तो यू शुड नो कि बोगोटा, कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया आप जानते हो साउथ अमेरिका में कंट्री है, उसकी कैपिटल है बोगोटा। ठीक है, तो मैपिंग में भी थोड़ा बहुत क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे पड़ रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिक्लेरेशन साइन हुआ था, 11 कंट्रीज थी। तो यहाँ पे ये 11 कंट्रीज वो वाली कंट्रीज हैं जहाँ पे रिवर डॉल्फिन नेचुरली अकर करती हैं। ठीक है, यह नेचुरली उनका हैबिटेट है, जैसे बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। राइट, तो इन कंट्रीज में आप देखोगे कुछ लिंक नजर आ रहा है किसी को?
ठीक है। तो ये नाम से अगर देखोगे तो ये सारी कंट्रीज या तो साउथ अमेरिका या फिर एशिया में, इसके अलावा कोई दूसरा कॉन्टिनेंट, तीसरा कॉन्टिनेंट नहीं है, सिर्फ दो कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका और एशिया। इन कॉन्टिनेंट्स के अंदर ही नेचुरली रिवर डॉल्फिन्स अकर होती है। ठीक है। सो इसका एम ये है कि हम जो डिक्लाइन हो रही है रिवर डॉल्फिन की जो स्पीशीज है उसको कम करें। ठीक है, इन बोथ एशिया साउथ अमेरिका। इसके अलावा सेफ गार्ड करें रिमेनिंग रिवर डॉल्फिन्स को, ताकि वो जो उनका जो नंबर कम हो रहा है वो वापस से बढ़ जाए। ठीक है। इसके अलावा रिवर्स की हेल्थ को भी इनहेंस करना है। तो रिवर की हेल्थ इनहेंस क्यों कर रहे हैं इसमें? बिकॉज दी स्पीशीज आर इंडिकेटर स्पीशीज। इंडिकेटर स्पीशीज मतलब ये इंडिकेट करती है कि जो इकोसिस्टम जिसमें वो रह रही है वो अच्छा है कि नहीं है। अगर वो गंदा होगा तो वो डेफिनेटली आपको नहीं मिलेंगी। राइट। तो अब देखते हैं रिवर डॉल्फिन्स के बारे में। तो अक्रॉस द वर्ल्ड रिवर डॉल्फिन्स आपको साउथ अमेरिका और इंडिया में एशिया में मिलेगी। साउथ अमेरिका में अमेजोन के अंदर हमें रिवर डॉल्फिन मिलती है, जिन्हें हम पिंक रिवर डॉल्फिन के नाम से या बोटो के नाम से जानते हैं। एक चीज याद रखना, जितनी भी यहाँ पे आप डॉल्फिन देख रहे हो सारी की सारी एंडेंजर्ड है। ठीक है। तो ये बोल सकते हो थोड़ा ईज हो गया कि अलग अलग जो स्पीशीज है उनका ना आयुसीएन स्टेटस याद रखने की जरूरत नहीं है, सभी एंडेंजर्ड है। फिर नेक्स्ट देखो गैंगेस डॉल्फिन है, जिसे कॉमनली सूसू भी बोलते हैं, बिकॉज उसके ब्लो होल में से वो जब सांस लेती है और सांस छोड़ती है तो ये सू सू की आवाज आती है। ठीक है। और इंडिया का एक्वेटिक एनिमल है। और कहाँ पे मिलता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों में मिलता है। राइट। कंफ्यूज मत होना, गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गंगा में मिलती है, ये ब्रह्मपुत्र में भी मिलती है। इसका भी आयुसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड है और नेचुरली ब्लाइंड होती है। तो कैसे कम्युनिकेट करती है? दे कम्युनिकेट थ्रू सोनार टेक्नोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट देखो इंडस। इंडस जो है भूलान बोलते हैं। ठीक है। पाकिस्तान और रिवर ब्यास में मिलता है। राइट। तो ये पता होना चाहिए। Next one is Tucuxi, that this is found in species that live in Amazon River in Brazil, Colombia, Ecuador and Peru. इसका भी IUCN status endangered है. और next वाला है इरावदी. तो ये it's coastal area, it's found in coastal areas of South and Southeast Asia and in three rivers, that is Irrawaddy और इरावदी same है शायद, and Mahakam and Mekong. इसका भी IUCN status endangered है. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स, PPVFR. तो कोई बता सकता है क्या ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आएगा? Agriculture. राइट. तो दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. तो रिसेंटली अभी पेप्सिको, दिल्ली हाई कोर्ट हैज डिसमिस्ड पेप्सिकोज अपील अगेंस्ट द फार्मर्स एंड दिल्ली हाई कोर्ट ने और इनका रजिस्ट्रेशन भी रिवोक किया है. PIH registration of potato variety FL 2027. इसको FL 2027 commercially is also called FC5. तो इसका commercial name है FC5. This was introduced by PepsiCo through a contract farming arrangement. लेकिन इन्होंने गुजरात फार्मर्स के अगेंस्ट अपील किया कि ये लोग इलीगली ग्रो कर रहे हैं इसको. बट आर कंट्री which follows PPVFR, it does not stop farmers from regrowing or reusing any seeds. So इसलिए Delhi High Court has quashed their appeal. Then in 2019 PepsiCo sued some farmers, वही Gujarat farmers को, that they are illegally growing. And in 2021 registration of FL 2027 was revoked on the grounds of furnishing incorrect information and infringing the farmers' rights. ठीक है. तो अबाउट द PPVFR एक्ट 2021, तो ये 2001 में इनैक्ट किया गया है टू अलाइन विथ ट्रिप्स. ट्रिप्स इज ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इसको इसके साथ अलाइन करने के लिए हमने PPVFR इनैक्ट किया है and conforms with International Union for Protection of New Varieties of Plants, that is UPOV 1978. So this is an international agreement. जैसे PPVFR इंडिया में काम करता है, so it alternative UPOV at the international level. This is only world's only IPR legislation that grants intellectual property rights not only to the plant breeders but also to the farmers. Actually हम UPOV ही डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया because UPOV does not recognize the farmers' rights of the traditional method of using old seeds या फिर reusing their seeds. तो वो
यूपीओवी रिकॉग्नाइज नहीं करता है, इसीलिए वी हैड टू मेक आवर ओन एक्ट दैट इज पीपीवीएफआर. So PPPFR, unlike UPO, facilitates the protection of not only new but even existing varieties. ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव, पीपीएफआर का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोटेक्ट, रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट फार्मर्स राइट्स रिगार्डिंग प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज. ठीक है, बट दिस प्रोटेक्शन कैन नॉट हैपन फॉर, इट्स नॉट लॉन्ग लास्टिंग. ट्रीज एंड वाइन्स के लिए 18 ईयर्स है, क्रॉप्स के लिए 15 ईयर्स, एंड फॉर एक्सटेंट वेराइटीज 15 ईयर्स. कोई बता सकता है क्या एक्सटेंट वेराइटीज क्या है? ठीक है, so extant varieties are those varieties which have been there in our country. मतलब ये कॉमन नॉलेज के लिए अवेलेबल था, जैसे हमारे तुलसी, नीम, all these things are extant varieties, so they cannot be patented. ठीक है, that is extant varieties. So institutions और authorities, तो इसमें प्रोटेक्ट पीपीवीएफआर अथॉरिटी भी है. It is established by the Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture. इसका functions क्या है? Registration of new plants, facilitating development and commercialization of new varieties. And another institution is Plant Varieties Protection Appellate Tribunal. तो इसका अपना ट्रिब्यूनल भी है, and it will dispose of the appeal within 1 year. ठीक है, these decisions can be challenged in the High Court. ठीक है, ये एक बार क्वेश्चन देख लेना. According to India's Patent Act, a biological process to create a seed can be patented in India. In India, there is no intellectual property appellate board, and plant varieties are not eligible in the patented in India. तो इसका first biological process to create a seed can be patented नहीं है. तो हम एक ऐसे सोच सकते हैं, in India, farmers' rights are protected more than the commercial rights. तो first one is wrong, and in India there is no intellectual property appellate board. अभी देखा हमने, एक appellate board है, and plant varieties are not eligible in patented in India. नहीं, तो they are eligible, तो answer would be 3 only. ठीक है, आगे चलते हैं. हाँ, coming to rights under the PPVFR Act. तो क्या है इसमें? 3 kinds of rights है, that is breeders rights, researchers rights and farmers rights. तो breeders rights देखो, it has wider connotation, जैसे they can sell, produce, market, distribute, import or export the protected variety. So they have full control over their variety. अभी next चलते हैं researchers right पे. Can use any of the registered varieties under the act for conducting experiments. So researchers can conduct experiments or can use a variety as an initial source of variety for producing or developing another variety. So these are the 2 rights of researcher. अभी farmers right पे आते हैं. Farmers are entitled to register and protect a new variety. This is same as breeders right. अगर farmer ने new variety produce किया, it is same as breeders right. But if he is using a protected variety seeds, so he can save, sow, use, resow, exchange, share or sell his farmers produce. Please note that he can sell his farmers produce but not the seeds. ठीक है, so जो protected seeds है, he can only share or use it for himself, but he cannot sell them by rebranding it. ठीक है, and he is not entitled to sell branded seeds of variety protected under this act. ठीक है, in case of non performance of variety, the farmer shall be compensated. अगर farmer ने कोई variety use किया and उसका produce अच्छा नहीं आया, तो he'll be compensated. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. अबाउट इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, दैट इज यूपीओवी. अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, इट इज an alternative at international level for PPVFR. तो ये intergovernmental organization है, इसका genesis established by International Convention for Protection of New Varieties of Plants 1961 में, and headquarters Switzerland में है. Objective इसका promotes an effective system of plant varieties of plants for the benefits of society. इसमें India member नहीं है, हमने देखा, because it does not recognize farmers' rights. ठीक है, anything to be added here? ठीक है, मूविंग ऑन. नेक्स्ट पे चलते हैं. इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर. सो ये ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट्स हुआ है, वेयर दे हैव अडॉप्टेड द दिल्ली फ्रेमवर्क ऑन फार्मर्स राइट्स. इसमें इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय सेक्रेटेरिएट ऑफ
ITP, GFRA, and FAO. So it is jointly organized by them. And PGFRA are the raw material that forms basis of all crops. तो ये genetic resource जो है, plant genetic resource, they form the basis of all crop varieties and include seeds and all other plant genetic materials. ठीक है. Then इसका Delhi framework का key highlights क्या है? First and foremost, they want to create a synergy between all the UN instruments, that is ITP, GRFA, CBD, that is Convention on Biodiversity, UN Declaration on Rights of Indigenous People, for a realization of farmers' rights. तो एक synergy create करना है इनको, and establish support farmer managed seed system for traditional varieties and create self-sustaining production and marketing value chain. तो ये फार्मर मैनेज सीड्स है, इनके लिए सेल्फ सस्टेनिंग प्रोडक्शन क्रिएट करना है एंड मार्केट वैल्यू चेन भी क्रिएट करना है एंड बिल्डिंग फार्मर सेंट्रिक पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज. सो दीज आर द हाइलाइट्स ऑफ दिल्ली फ्रेमवर्क अबाउट ITP-GRA, also known as seed treaty. ठीक है. And it is an international agreement to conserve, use and manage plant genetic resources. A legally binding agreement adopted in 2001, entered into force in 2004. ठीक है. India is a party to this, and actually India has actively been a part of this, and because ये recognize करता है एक तो farmers rights को, and it makes it possible to share plant genetic resources across borders through a unique multilateral system of access and benefit sharing. ठीक है. And became the guidance for establishment of Svalbard Global Seed Vault. ये नॉर्वे में है, and it was established and fully funded by the government of Norway. ठीक है. इसमें कुछ ऐड करना है, कोई क्वेश्चंस है क्या? FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम. करेक्ट, रोम में. जैसे कि ग्लोबल सीड वॉल्ट स्वालबर्ड में था, तो इंडिया ने भी एक सीड वॉल्ट बनाए हैं, वो कहाँ पे सिचुएटेड? लद्दाख में. राइट. ऐसे ही इससे इस सीड के अकॉर्डिंग मतलब सिमिलर फैशन में एक क्वेश्चन पूछा गया था PYQ सीड विलेज प्रोग्राम. तो क्या होता है इसमें, बेसिक आइडिया? फार्मर्स को बोला जाएगा कि सीड आप डेवलप करो, फिर उसको यूज करो. आई थिंक हाँ, मतलब सही है. फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी क्वालिटी सीड्स प्रोड्यूस करने के लिए, और वो फिर बाकी फार्मर्स को भी दे सकते हैं, मतलब सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए प्रोग्राम था. ठीक है. हाँ. ग्लोबल जीन बैंक फॉर राइस कहाँ है? मनीला. हाँ, फिलीपींस. फिलीपींस. वहाँ पे वो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है ना, उसका हेडक्वार्टर है, बट वो लुज़ेन फिलीपींस में है, वो मनीला में नहीं है. राइट. नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन. सो इसमें अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मेक than 1% of Earth's surface, but harbor more than 20% of the planet's biodiversity. तो इसके बारे में WHS they have outstanding universal value under World Heritage Convention of 1972. 1972 year important है, मतलब जहाँ से all of this starts. Sites are selected under 3 categories: cultural, natural and mixed. तो इस हमारे इंडिया में 42 हेरिटेज साइट्स हैं, 34 कल्चरल एंड 7 नेचुरल एंड 1 इज ऑफ मिक्स टाइप. एक बार देख लेते हैं क्या क्या है ये नेचुरल 7 टाइप्स. तो एक केलाडियो नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, देन देयर इज काजीरंगा मानस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, सुंदरबंस. ठीक है. इसमें कौन सा, एंड वेस्टर्न घाट्स, इसमें कौन सा मिक्स्ड है? कंचनजंगा. राइट. ठीक है. सो वन मोर क्वेश्चन. अभी 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऐड हुए हैं कल्चरल कैटेगरी में, कौन कौन से हैं? एक होयसाला टेम्पल है 42nd, और 41 वाला शांति निकेतन. करेक्ट, दैट्स राइट. ठीक है. मूविंग ऑन. प्रिंसिपल
it recognizes the way in which people interact with nature and fundamental needs to preserve the balance between the two. Parties and implementing agency 195 state parties hai, includes India and World Heritage Committee. Strategic objectives इसके 5 C's है, credibility, conservation, capacity building, communication and communities. ठीक है, next पे चलते हैं. इसमें एडिशंस थे. Yes. तो इंडिया इसी साल चेयरमैन बना है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का. तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे? Paris. राइट, पेरिस, फ्रांस. सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी कंट्री में है? इंडिया है क्या? कौन सी? इंडिया. नहीं, इटली. इटली के बाद चाइना में है. इंडिया शायद 5th या 6th नंबर पे है. और ये होयसाला टेम्पल कहाँ का है जो 42nd ऐड हुआ है? कर्नाटक. कहाँ पे? हाँ, कर्नाटक. शिवा को काली बीड़. डेडिकेटेड होता है. राइट, ठीक है. दूसरा कौन सा था होलसाया और जो रिसेंटली ऐड हुआ? शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में. ठीक. हाँ, moving on, next one is Brazzaville Summit of Three Basins. तो ये Brazzaville कहाँ पे? This is capital of Congo. This is for the preservation and restoration of planet's 3 ecological lungs. क्या क्या है? एक Congo Basin है. This spans around Cameroon, Central Africa, African Republic, Democratic Republic of Congo, Equatorial Guinea, and Gabon. So this is under Congo Basin. Amazon Basin extends 9 countries in South America, and Borneo, Mekong, Southeast Asia Basin. तो ये 3 है, Congo, Amazon and Borneo, Mekong, Southeast Asia. ठीक है. These 3 global ecosystems account for 80% of the world's tropical forests and 2/3 of Earth's biodiversity. ठीक है. Next पे चलते हैं safety across. इसमें एडिशंस था कि 2023 प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस थे. मतलब तो यहाँ पे जो कंट्री दी है कॉन्गो बेसिन, उसमें से कौन सी कंट्री है जिसमें 75% या 3/4 कोबाल्ट रिजर्व्स मिलते हैं? DRC. राइट. और एक क्वेश्चन था कि कॉन्गो बेसिन में कौन सी कंट्रीज मतलब आते हैं, तो उसका आंसर कैमरून था. और एक गैबोन भी एक कंट्री है जिसमें मिलिट्री को देखा गया है, मतलब लास्ट ईयर. तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं आजकल. ठीक है. राइट, थैंक यू सर. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. Safety across Asia for global environment. SAFE. So this was launched by United Nations and UNODC, that is United Office on Drugs and Crime. Aim क्या है इसका? They wanted to establish a link between wildlife trafficking and zoonotic diseases to prevent future pandemics. ठीक है. Then इसका initial project के initial countries है China, Thailand, Vietnam and Laos. So that is about SAFE. They wanted to create a link between wildlife trafficking and zoonotic diseases. Next पे चलते हैं Belém Declaration. Belém is a Brazilian city, and this Belém Declaration was adopted by countries of Amazon Cooperation Treaty Organization, that is ACTO. So ACTO ये intergovernmental socio-environmental bloc formed by signing of Amazon Cooperation Treaty. ठीक है. इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है? बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सुरिनाम एंड वेनेजुएला. ठीक है. Belém Declaration, it calls for ensuring the participation of indigenous people in decision making. Also commits to launching the Amazon Alliance to fight deforestation. तो अभी इनके कंट्रीज में they are announcing emergency because of forest fires. So this becomes important for them. ठीक है. याद रखना Belém Declaration is for those South American countries. ठीक है. नेक्स्ट पे चलते हैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ. ये 33rd कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड एनिमल हेल्थ वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, दैट इज WOAH, रीजनल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक इन दिल्ली. ये इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वर्किंग अक्रॉस बॉर्डर्स टू इम्प्रूव हेल्थ ऑफ एनिमल्स.
ये 1924 में फाउंड हुआ है इन रेस्पॉन्स टू रिंडरपेस्ट कैटल प्लेग, ठीक है। हेडक्वार्टर्स इसका पेरिस में है एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, डिसेमिनेटेड इंफॉर्मेशन ऑन एनिमल डिसीजेस एंड एस्टैब्लिश इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग देम एंड इंक्लूडिंग जूनोसिस। इसमें 183 मेंबर कंट्री से इंडिया इज इंक्लूडेड इन दिस WOAH, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन। ये here it has issued its first extinction alert for what species, that is Vaquita porpoise whales, Vaquita porpoise whale. So these whales are critically endangered and found only in northern Gulf of California. तो याद रखना guys, the name is Vaquita porpoise and it is found in northern Gulf of California. So IWC के बारे में, it is an intergovernmental organization under the International Convention for Regulation of Whaling, 1946 में फॉर्म हुआ है। मैंडेट क्या है इसका, provides for the proper conservation of whale stocks and thus making possible orderly development of whaling industry. Membership इसके 88 countries है, India is included in IWC. नेक्स्ट पे चलते हैं, वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन। इसमें बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट आया है 2023 में। 2002 Act was amended in this Act. So bylaw इसके बारे में 2002 Act के बारे में देख लेते हैं। Enacted to help India meet the UNCBD 1992, ठीक है। It provides for decentralized 3-tiered mechanism for regulation. 3-tiered mechanism में क्या क्या है, NBA, SSB and BMC, National Biodiversity Authority, State Biodiversity Board and BMC at national, state and local body levels, ठीक है। Provides for sharing benefit with biodiversity conservers and holders and creators of associated knowledge. तो benefit sharing के बारे में के लिए बनाया गया है and benefits may be shared in various forms, जैसे monetary compensation हो सकता है, intellectual property rights और technology transfer. Next पे चलते हैं। So ये significance of act क्या है, reduces pressure on wild medicinal plants, encourages Indian system of medicine, facilitates fast tracking of research, patent application process, transfer of research results, brings more foreign investments in chain of biological resources without compromising the national interest. तो ये सिग्निफिकेंस है इस एक्ट का। क्या क्या की चेंजेस आए हैं 2023 में फ्रॉम द प्रीवियस वन। एक तो एक्सटेंशन, फर्स्ट वन इज एक्सटेंशन ऑफ एग्जेम्पशंस, ठीक है। पहले दे नीडेड प्रायर अप्रूवल और इंटीमेशन टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर एक्सेसिंग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, लेकिन अभी आयुष रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स के लिए, लोकल पीपल के लिए एंड कम्युनिटीज के लिए, एंड इट इंक्लूड्स ग्रोअर्स एंड कल्टिवेटर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम गिविंग प्रायर इंटीमेशन टू SSB फॉर एक्सेसिंग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो इन लोगों को एग्जेम्पशन है अभी। नेक्स्ट वन इज IPR, तो अप्रूवल फॉर IPR। पहले ये लोग IPR एप्लीकेशन डालने से पहले दे हैड टू टेक द परमिशन ऑफ NBA। अभी after application but before granting of IPR they have to take the permission of NBA, ठीक है। एंड बेनिफिट शेयरिंग के बारे में, requires users of biological resource and associated knowledge to share benefits with the local communities, ठीक है। they have, but अभी it exempts users of codified traditional knowledge. Can somebody tell what is codified traditional knowledge? कैसे हमने codify किया है इंडिया में? वेबसाइट पोर्टल वगैरह बनाया होगा, मैगजीन्स। नाम क्या है उसका? ट्रेडिशनल डिजिटल नॉलेज लाइब्रेरी ऐसा कुछ। करेक्ट करेक्ट, TKDL. सो उनके लिए ये एग्जेम्पशन है, whoever uses the codified traditional knowledge. Then offenses and penalties. तो इस they have reduced the offenses and penalties. पहले punishable up to 5 years और fine both, ठीक है, अगर अप्रूवल्स नहीं लिया तो। अभी इट इज ओनली इन मॉनेटरी टर्म्स, दैट इज 1 लाख to 50 lakhs के बीच में होगा। कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रवेंशन में अट्रैक्ट 1 crore rupees। अगर इससे ज्यादा भी कॉन्ट्रवेंशन हुआ तो इट कैन गो अप टू 1 crore rupees, बट इट हैज नॉट, ये 5 years वाला अभी नहीं है। Then expansion of NBA requires NBA to have 10 ex officio members apart from chairman, 5 non-official members to be, total 15 members थे पहले, appointed from among specialists including legal and scientists. तो 15 members थे, अभी 16 ex officio members हैं representing ministries like tribal affairs, biotechnology, ये सब, and 4 representatives from SSB, ठीक है, and 5 non-official members amongst
specialists including legal and scientists. एक one member secretary must have experience in biodiversity conservation who will be the chief coordinating officer of NBA. तो ये important चीज है. And they have expanded the NBA. About United Nations Convention on Biodiversity CBD, ये 1992 में आया है. इसके 3 goals हैं: conservation of biodiversity, sustainable use of its components, fair and equitable sharing. तो इसके अंडर फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, इसके अंडर 196 मेंबर पार्टीज है. इसके 3 प्रोटोकॉल्स कोर एग्रीमेंट्स आए हैं: नगोया, कार्टेजिना एंड नगोया कोलालमपुर. ये नगोया इज फॉर एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए है, एंड कार्टेजिना इज फॉर बायोसेफ्टी, दैट इज लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के लिए, एंड नागोया कोलालमपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल ऑन लायबिलिटी. तो ये कार्टेजिना प्रोटोकॉल लाइक लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के लिए ही, दे हैव बॉट अ स्ट्रॉन्गर फ्रेमवर्क इन नागोया कोलालमपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल. ठीक है. सो अदर की इंफॉर्मेशंस क्या है? सीबीडीज गवर्निंग बॉडी इज, पता है हमको, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. कन्वेंशन कवर्स बायोडाइवर्सिटीज एट ऑल लेवल्स. ठीक है. सो इसमें पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्ट्रार, National Campaign for Updation and Verification of People's Biodiversity Register, that is PBR. This was launched by Union Ministry of Environment, that is MOFCC in Goa. तो इन्होंने PBR launch किया है. And PBR क्या है? It is a document which contains comprehensive information on locally available bioresources. It includes landscape and demography of particular area. It provides a its provisions are derived from the BDA 2002. ठीक है. NBA and SSB shall provide tech support to the Biodiversity Management Committee for preparing PBRs. ठीक है ना. ये this PBRs, that is People's Biodiversity Registrar, तो ये prepare करता है BMC, that is at the local level, and the needed tech support is being provided by NBA and SSB. ठीक है. Consists of a chairperson, 6 persons nominated by local bodies, includes 1/3 women and 18% SC/ST. थोड़ा numbers याद रख लेना. 1/3 women तो common ही है. ये 18% SC/ST is a different thing here, तो याद रख लेना. Function क्या है BMC का? Determining access and benefit sharing, including the power to levy, collect fees on the access of biological resources within its jurisdiction. तो ये हमें पता है local level में ज्यादा powers मिलता है rather than district level. तो BMC has the powers to levy collection fees or access of biological resources within its jurisdiction. ठीक है. I think that was my part. इसमें एडिशन से ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट है, ये कितने टीयर का मैकेनिज्म देता है रेगुलेशन के लिए? 3 टीयर है ना. नेशनल पे है, स्टेट पे है, और बीएमसी लोकल लेवल पे है. करेक्ट. जो NBA है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी ऑथोरिटी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चेन्नई. करेक्ट, चेन्नई. और इस पे एक PYQ भी आया है NBA पे 2012 में, तो उसके कुछ स्टेटमेंट बोलता हूँ, ट्रू और फॉल्स बताना. जो NBA है, NBA डायरेक्टली मॉनिटर्स एंड सुपरवाइजेस द साइंटिफिक रिसर्च ऑन GM क्रॉप्स. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स ना. फॉल्स है. GAC करता है. तो कौन? हाँ, GAC करता है. और एक था इसमें IPR रिलेटेड टू जेनेटिक बायोलॉजिकल रिसोर्स. तो इसके मतलब IPR रजिस्टर करना होगा या जो भी चीज़ है, इसके लिए NBA का अप्रूवल मैंडेटरी है. ट्रू और फॉल्स? पहले मैंडेटरी था, लाइक बिफोर आप कोई पेटेंट कराओ उससे पहले NBA का अप्रूवल चाहिए था, बट अब इसको अमेंड किया है अब कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके बाद भी आप अप्रूवल ले सकते हो. राइट, करेक्ट, सही है. अभी अमेंड हुआ है इसमें. ऑलराइट, कूल है. तो फिर नेक्स्ट पार्ट देखो, विच इज़ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022. तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने अभी नोटिफाई किए हैं न्यू रूल्स अंडर दिस WPA अमेंडेड एक्ट, राइट. तो इसलिए ये थोड़ा पता होना चाहिए हमें. पहले क्या क्या रूल्स नए डाले हैं वो देखेंगे, एंड देन फिर क्या अमेंडमेंट किए थे इस WPA एक्ट में, दोनों को देखेंगे. ठीक है. सो पहले रूल्स में देखो, वाइल्ड लाइफ डिस्पोजल ऑफ वाइल्ड एनिमल आर्टिकल्स रूल्स 2023. तो बहुत बार क्या होता है, पोचिंग, हंटिंग कुछ लोग करते हैं,
राइट। और जब उन्हें को एप्रीहेंड कर लिया जाता है, मतलब उन्हें पकड़ लिया जाता है, तो ऐसे में उनके पास जो वाइल्ड लाइफ के जो सामान होते हैं, जैसे एलिफेंट के टस्क हो गए या फिर किसी एनिमल की स्किन हो गई, तो फिर उसका कैसे डिस्पोजल करना है उसके लिए रूल्स लाए गए थे। तो इसमें बेसिकली कहीं पे भी जो वाइल्ड लाइफ एनिमल के आर्टिकल है या उनकी जो ट्रॉफी मतलब उनका एक होता है ना, स्टफिंग करके वो ट्रॉफीज बना देते हैं दीवार पे लटकाने के लिए, तो उस टाइप का अगर कोई भी मटेरियल मिलता है तो उसके लिए रिगार्डिंग कैसे उसको डिस्पोज करना है, क्या उसको जलाना है, क्या उसको गाड़ना है, या कुछ और तरीके से उसका डिस्पोजल जो करना है, बेसिकली स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी माना जाएगा। और फिर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगा वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, और जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है उस स्टेट के या किसी ऑफिसर को विल बी ऑथराइज बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट टू डायरेक्ट इंसिनरेशन ऑफ सच गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब उस प्रॉपर्टी का इंसिनरेशन मतलब ओपन में बर्निंग। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा ना कि हाथी के दांत है वो जला रहे हैं अफ्रीका के अंदर, टू प्रिवेंट द स्मगलर्स या उससे रिलेटेड जो भी एनिमल आर्टिकल्स हैं उनको मार्केट में जाने से रोकने के लिए उनको जला दिया जाता है या उनको किसी चीज़ से क्रश कर देते हैं। ठीक है, सो इंसिनरेशन मतलब उसका जो ओपन बर्निंग है दैट वुड बी कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए उसका डिस्पोजल करना कैसे करना है, तो उसके बारे में बताया था। मेन पावर किसके अंडर होगी, तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के अंडर उसका जो बर्निंग होगा वो होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो ब्रीडर ऑफ स्पीशीज लाइसेंस रूल 2023। तो यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोसीजर, फीस, रजिस्ट्रेशन वगैरह बताई गई हैं फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस या फॉर टेकिंग लाइसेंस फॉर पर्सन हु आर एंगेज इन कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ सर्टेन एनिमल्स। ठीक है, और स्पेशली वो वाले एनिमल्स विच आर देयर इन द अपेंडिक्स 1 ऑफ शेड्यूल 4 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2024। ठीक है, तो शेड्यूल 4 यहाँ पे आप देख सकते हो। शेड्यूल 4 ये जो नया WPA अमेंडमेंट एक्ट है उसके अंदर शेड्यूल 4 इज बेसिकली अलाइंड विद द साइट्स। ठीक है, तो साइट्स के अंदर 3 अपेंडिक्स होता है। उसका जो अपेंडिक्स 1 होता है वो सबसे स्ट्रिंजेंट होता है। उसके अंदर कोई एनिमल है तो उसका आप किसी भी सिचुएशन में ट्रेड नहीं कर सकते एक्सेप्ट कि अगर कोई गवर्नमेंट का कोई अप्रूवल हो या फिर कोई रिसर्च पर्पस के लिए किसी का मूवमेंट करना हो। जैसे इंडिया में चीता का जो ट्रांसलोकेशन किया था, क्योंकि चीता एक स्पीसीज अपेंडिक्स 1 एनिमल है अंडर द साइट्स। ठीक है, तो वहाँ पे तो गवर्नमेंट का अप्रूवल था इसलिए वो इंडिया में आ पाया। अदरवाइज ट्रेड पर्पस के लिए कभी भी अपेंडिक्स 1 में जो स्पीशीज होता है उसको मूव नहीं कर सकते या ट्रेड नहीं कर सकते हो। अपेंडिक्स 2 में थोड़ा बहुत लिमिटेड होता है ट्रेड, और अपेंडिक्स 3 के अंदर ऐसी कंट्रीज जहाँ पे कोई एक कंट्री जहाँ पे उस एनिमल को प्रोटेक्ट किया जा रहा है तो वो बाकी कंट्रीज को बोल सकती है कि आप फॉर फर्दर प्रोटेक्शन आप उस स्पीशीज को अपेंडिक्स 3 में डाल दो। ठीक है, तो अपेंडिक्स 3 में सबसे कम स्ट्रिंजेंट रूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये 3 अपेंडिक्स साइट्स के हैं, और यहाँ पे जो ब्रीडर्स के जो राइट है जिसके अंदर लाइसेंस दिया जा रहा है वो अपेंडिक्स 1 के एनिमल्स के लिए दिया जाएगा। और ये जो एप्लीकेशन होगी फॉर लाइसेंस विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, और किसको देनी है वो आपकी एप्लीकेशन, दैट शुड गो टू द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, उस स्टेट का जो भी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होगा उसके थ्रू ही आपको वो लाइसेंस मिलेगा। यहाँ पे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ग्रांट्स द फाइलाइन लाइसेंस एंड कैन ऑल्सो पास ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन। अगर उसे लगता है कि कोई पर्सन जो है वो सही नहीं है, वो सही तरीके से ब्रीडिंग के रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसका लाइसेंस भी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कैंसिल कर सकता है। ठीक है, तो ये थे रूल्स जो कि नोटिफाई किए गए थे अंडर द WPA एक्ट। अब देखते हैं WPA एक्ट में क्या अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, तो पहला प्रोविजन है इसमें, देखो जो पुराना WPA 1972 का एक्ट था उसके अंदर टोटल 6 शेड्यूल्स थे। ठीक है, बड़ा बूम ने उन शेड्यूल को कम करके केवल 4 शेड्यूल कर दिया है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख भी सकते हो। शेड्यूल 1 रिलेट्स टू एनिमल स्पीशीज विद हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। फिर शेड्यूल 2 है, यहाँ पे एनिमल स्पीशीज विद लेसर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, इनके ऊपर थोड़ी कम प्रोटेक्शन की आपको जरूरत पड़ेगी, वो शेड्यूल 2 में आएंगे। शेड्यूल 3 में कौन से आएंगे, यहाँ पे प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीशीज आएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेड सैंडर्स हो गया, तो इस टाइप के जो एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज हैं या एंडेमिक प्लांट स्पीशीज शेड्यूल 3 के अंदर आएंगे। फिर शेड्यूल 4 जैसे पहले बताया था साइट्स के कंप्लाई करने के लिए। ठीक है, साइट्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिकली इंश्योर करती है कि जो वाइल्ड लाइफ है, जो उसका ट्रेड है, दैट डज नॉट थ्रेटन देयर लाइफ। ठीक है, या उनका एग्जिस्टेंस थ्रेटन नहीं करता, तो उस ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए साइट्स बना था। तो साइट्स से कंप्लाई करने के लिए हम लोगों ने शेड्यूल 4 ऐड किया इन द WPA 2022।
ठीक है। ऑलराइट, सो दैट बीइंग सेड, कुछ और जो चेंजेस किए गए थे वो पता होने चाहिए। जैसे पहले हमारे पास WPA एक्ट 1972 के अंदर स्पेसिफिक एक शेड्यूल था विच डेल्ट विद द वर्मिन स्पीशीज। अब वर्मिन स्पीशीज कौन सी स्पीशीज होती है? ये ऐसी स्पीशीज है जो कि नेचर के अंदर या फिर ह्यूमंस का साथ आतंक मचा रही है। ठीक है, जैसे लेट्स से मंकीज हो गए, रेसिस मंकी। अभी जैसे मथुरा वगैरह में जाओगे तो आप देखोगे बंदरों का आतंक ही है। कई बार वो क्या करते हैं, फील्ड्स में आ जाते हैं और फार्मर्स की क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं। सिमिलरली नील गाय होती है ना। तो ये सारे जो एनिमल्स होते हैं कई बार एंड ह्यूमन हैबिटेशन एरियाज में आ जाते हैं और ह्यूमन प्रॉपर्टी या एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट उसको वर्मिन क्लासीफाई कर देती है और जिस स्पीशीज को वर्मिन क्लासीफाई किया जाता है उसको फिर किल किया जा सकता है। ठीक है, अदरवाइज अगर आप कोई भी वाइल्ड लाइफ को किल करोगे तो WPA एक्ट के अंदर पेनल्टीज लगेंगी आपके ऊपर। ठीक है, तो वर्मिन का पहले जो क्राइटेरिया था, अलग से एक शेड्यूल था, उसको अब हटा दिया हम लोगों ने। अब कोई भी वाइल्ड लाइफ को अगर वर्मिन डिक्लेयर करना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, पहले की तरह अब एक नया शेड्यूल नहीं है, कोई अलग से शेड्यूल नहीं है वर्मिन कैटेगरी के लिए। अब केवल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू, चाहे शेड्यूल 1 में वो एनिमल है चाहे शेड्यूल 2 में वो एनिमल है, किसी को भी वर्मिन डिक्लेयर कर सकती है। और यहीं पे इस एक्ट को कई इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने गलत बताया कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। वर्मिन जो है हम शेड्यूल 2 के ही एनिमल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, या ऐसा कुछ ज़्यादातर एनिमल एक्टिविस्ट का यही कहना है कि आप शेड्यूल 1 के एनिमल्स को एटलीस्ट वर्मिन डिक्लेयर करने की पावर ना दो गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस थे जो पता होने चाहिए। आगे देखो, एक न्यू चैप्टर और ऐड किया गया विच इज 5B फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइट्स। So this seeks to empower the central government to regulate plant और animal species that are not native to India। ठीक है, तो ये जो 5B जो ऐड किया गया है, ये ऐसे स्पीशीज के जो ट्रेड है या उनका जो इंडिया के अंदर आना है उसको रेगुलेट कर रहा है, ताकि ऐसी कोई स्पीशीज ना आ जाए इंडिया के अंदर जो कि इन्वेजिव एलियन स्पीशीज हो। इन्वेजिव एलियन स्पीशीज आपने सुना ही होगा कई बार, ऐसी स्पीशीज जो कि बाहर से आती है और हमारा जो नेटिव स्पीशीज होती है उनको एलिमिनेट कर देती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। इससे एक तरीके का इकोलॉजिकल सक्सेशन चालू हो सकता है, राइट। और कभी कभी वो इकोलॉजिकल सक्सेशन हार्मफुल भी होता है। तो कोई एग्जांपल बता सकते हो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज के? एनी एग्जांपल्स? Hyacinth. यूकैलिप्टस। करेक्ट, बटर हाइसिंथ, यूकलिप्टस, लेंटाना कैमेरा आजकल बड़ा न्यूज में है, येलो कलर का फ्लावर है। ठीक है, तो ये सारे थोड़े से इन्वेजिव एलियन स्पीशीज पता होनी चाहिए। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब कुछ एक दो और इसमें चेंजेस हैं जो कि थोड़े से नेगेटिव है। जैसे इसमें परमिटेड है यूज ऑफ एलिफेंट्स फॉर रिलीजियस और एनी अदर पर्पस। ठीक है, तो अभी देखा होगा अंबानी के बेटे की शादी के अंदर हाथियों को एज अ क्या बोलते हैं मोमेंटो की तरह खड़ा कर रखा था। ठीक है, अब वो इसके अंडर एलिजिबल है कि नहीं है वो अलग बात है, पर यस कि कहीं ना कहीं ये जो अदर पर्पसेस जो बोल दिया गया है, कहीं ना कहीं एलिफेंट्स को गलत पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा भी एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट का कहना है। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करेगी मैनेजिंग और साइंटिफिक अथॉरिटी जो कि रेगुलेट करेगी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ स्पेसिमेंस ऑफ स्पीशीज, राइट। तो ये इसीलिए बनाई गई ताकि अगर कोई इन्वेजिव एलियन स्पीशीज इंडिया में आ रहा है तो उसको हम इंपोर्ट करने से रोक पाएँ, या फिर अगर इंडिया से कोई ऐसी स्पीशीज है जिसका एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए, अगर उसको रोकना है तो फिर उसके लिए एक साइंटिफिक अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि एक साइंटिफिक तरीके से डिसीजन पास करेगी। तो उसके लिए हम लोगों ने ये मैनेजिंग और साइंटिफिक अथॉरिटी बनाई है। साइंटिफिक अथॉरिटी टेक्निकल एडवाइस देगी और मैनेजिंग अथॉरिटी उसको इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट, एंट्रस्ट द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन टू कंट्रोल, मैनेज एंड मेंटेन ऑल सेंचुरीज इन अ स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की पावर्स काफ़ी बढ़ गई हैं। स्टेट के अंदर जितनी भी सेंचुरीज है उनको कंट्रोल करना, उनको मैनेज करना और उनको मेंटेन करने की पावर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास होगी। ठीक है यार, इतने पार्ट में कोई डाउट या कोई एडिशन है तो बताइए। इस पे एक क्वेश्चन आया था 2022 में, उसके स्टेटमेंट बोलता हूँ, ट्रू और फॉल्स बताना। वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। यूपीएससी ने फॉल्स दिया था। कुछ कुछ वाइल्ड एनिमल्स में भी वो ट्राइबल्स वगैरह करते होंगे उसका डोमेस्टिकेशन, उस वजह से मे बी इसको फॉल्स दिया होगा, नॉट श्योर। नेक्स्ट स्टेटमेंट था कि कोई वाइल्ड एनिमल को हमने प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिया, तो इसको क्या इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा प्रोटेक्टेड एरियाज में भी और
कहीं आउटसाइड एरियाज में भी। यस। हाँ करेक्ट, दोनों को सेम प्रोटेक्शन है। क्या क्या हमारे मन में सपोज एप्रीहेंशंस है किसी प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल से रिलेटेड कि ये डेंजर बन सकता है ह्यूमन लाइफ के लिए, क्या ये सफिशिएंट ग्राउंड है फॉर इट्स कैप्चर और किलिंग? नो। यस। ये एप्रीहेंशंस है ना, कोई इसका ये नहीं सही है, फॉल्स है ये स्टेटमेंट। एक 2023 में भी पीवाईक्यू था, बट ये मतलब कम्युनिटी रिजर्व पे था, उसमें भी ये चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट था। और इनवेजिव स्पीसीज से रिलेटेड एक एडिशन था कि इनवेजिव एलियन स्पीसीज है तो नेचुरली मतलब एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, बट ये तो मतलब डेंजरस क्यों हो जाता है क्योंकि ये फूड चेन या फूड वेब जो होता है ना उसका पार्ट नहीं बनता। मतलब जो कैटल वगैरह जो है वो उसको खाते नहीं है, तो वो वैसे ही बढ़ते जाता है, तो इस वजह से मतलब इकोलॉजिकल लॉस होता है। एक एडिशन था। और साइट जो है वो लीगली बाइंडिंग है क्या? हाँ, लीगली बाइंडिंग है, बस नेशनल लॉ को रिप्लेस नहीं करता है। करेक्ट करेक्ट, सही है। नाइस, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया। तो पहला टॉपिक इसमें टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर है। तो अभी प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था प्रोग्राम फॉर कमेमोरेशन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर इन मैसूरू कर्नाटक। तो पता ही होगा आप लोगों को 50 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है प्रोजेक्ट टाइगर, तो उसी को कमेमोरेट करे थे हमारे पीएम इन मैसूरू। ठीक है, इसके साथ साथ इंडिया ने द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भी लॉन्च किया था, राइट, जो पता होना चाहिए हम लोगों को। अभी न्यूज़ में भी है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, अभी रिसेंटली भी इसके बारे में आर्टिकल्स वगैरह छपे थे। फॉर दैट रीज़न ये वाला अलायंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया ने ये इनिशिएटिव चालू किया है, राइट। सो दिस IBCA, दिस इनिशिएटिव वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय इंडिया एट एन इंटरनेशनल ग्रुप अगेंस्ट पोचिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन 2019 में हम लोगों ने प्रपोज किया था। और इसमें 7 बिग कैट्स कवर हो रहे हैं। तो 7 बिग कैट्स पता होनी चाहिए कौन कौन सी इसमें है टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार और प्यूमा। ठीक है, तो ये सारे स्पीशीज पता होने चाहिए और लोकेशन पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम प्यूमा की बात करें तो प्यूमा कहाँ पे मिलता है, कोई आइडिया है? यूएस। यूएस में मिलता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। और बाकी जो स्पीसीज है वो इंडिया में मोर और लेस मिलते हैं, राइट। तो प्यूमा नॉर्थ और साउथ अमेरिका में है, बाकी टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता क्योंकि अब हम लोगों ने री इंट्रोडक्शन कर दिया, फॉर दैट रीजन इंडिया में मिलता है। ठीक है, और जो जैगवार है अगर उसकी बात करें तो इंडिया में, हम्म, सॉरी, हाँ, इंडिया में स्नो लेपर्ड्स कहाँ कहाँ मिलते हैं? हिमालयन रीजन जो हो गया ना में मिलता है। मैक्सिमम लद्दाख में मिलता है। अभी एक सर्वे उस पे आया था रिसेंटली, तो मैक्सिमम लद्दाख में और उत्तराखंड में। हाँ, 2 और स्टेट्स हैं। आई गेस सिक्किम में भी है और शायद अरुणाचल में भी है ना? Guys, just a second. Even I'm not sure now. I'll just get back in 1 second. सही बोला था अंजन ने, अरुणाचल और सिक्किम दोनों में है। हाँ, मतलब देखो स्नो लेपर्ड है ना, तो दिमाग में आ जाने चाहिए स्नो वाले रीचेस में भी मिलेगा आपको, राइट। सो स्नो वाला जो पार्ट है ना वहाँ वहाँ अगर आप देखोगे तो उतना ही रीजन है, स्टार्टिंग फ्रॉम वो लद्दाख वाला हो गया, फिर वहाँ से हिमाचल, थोड़ा बहुत उत्तराखंड, एंड देन सिक्किम और फिर अरुणाचल। बाकी में तो फिर स्नो नहीं मिलेगी आपको हिमालयस में। Right. इनफैक्ट हमारे पास एक ऐसा नेशनल पार्क भी है इंडिया में जहाँ पे 4 बिग कैट्स मिलते हैं। आइडिया किसी को क्या है वो? नामदफा। करेक्ट, नाम डफा है, तो वो पता होना चाहिए। ठीक है, नाम डफा में आपको एक तो बहुत सारे टाइप के इकोसिस्टम मिल जाते हैं वहाँ पे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन भी मिल जाता है, डेसिडियस भी मिल जाता है, अल्पाइन भी मिल जाता है। फॉर दैट रीजन डिफरेंट टाइप के जो कैट स्पीशीज हैं इन सबको भी सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, ऑलराइट, एक सेकंड रुकना। और इसमें एक चीज नोटिस कर सकते हैं ना, क्लाउडेड लेपर्ड नहीं है 7 बिग कैट में।
राइट। ठीक है, और आगे चलते हैं। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किधर है? मेघालय। त्रिपुरा में ना? कूल है, तो याद रखना क्लाउडेड जो है वो त्रिपुरा के अंदर है, ये वाला प्रोटेक्टेड एरिया। आगे चलते हैं। इस जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा फॉर 5 years विद गारंटेड फंडिंग ऑफ 800 करोड़। ठीक है, तो इंडिया का इनिशिएटिव है, फॉर दैट रीजन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, याद रख लेना, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता इंडिया में अब मिल रहे हैं। जैगुआर, प्यूमा जो है नॉर्थ साउथ अमेरिका में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात करते हैं। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड से आपको पता लग जाएगा, यहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर फंडिंग करेंगे, बट यहाँ पे ज़्यादा जो प्रोपोर्शन है वो सेंटर करेगा। ठीक है, कुछ एक केसेस में वो देखेंगे क्या केसेस है। तो दिस वाज लॉन्च इन 1973। इनिशियली 9 टाइगर रिजर्व्स थे इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट में। अब ये नंबर बढ़ के अराउंड 55 हो चुका है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और ये इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है, मतलब आप उस एनिमल को, एनिमल इन दिस केस इज टाइगर, तो उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट कर रहे हो। फॉर दैट रीजन इट इज इन सीटू कंजर्वेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसको रन कर रहा है। इसके अंडर एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनाई गई है, NTCA। ठीक है, तो इनिशियली NTCA एक एग्जीक्यूटिव बॉडी था, राइट, बाद में इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर डाल दिया गया, तो अभी स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, तो अभी स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये याद रखना है। इसका काम क्या है? इसका काम जो है प्रोजेक्ट टाइगर को इम्प्लीमेंट करना और टाइगर कंजर्वेशन प्लान जो कि डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स बनाती है, राइट, रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर, उसको अप्रूव करना और उसको सुपरवाइज करना, वो सारा काम NTCA करती है। इसमें जो फंडिंग पैटर्न रहता है, अगर कहीं पे कोई टाइगर रिजर्व बनता है तो वहाँ पे फंडिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा देती है उस केस में। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्टेट अप टू 60% फॉर नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, मतलब ऐसा कोई एक्सपेंडिचर है जो बार बार नहीं होता है। या फॉर एग्जाम्पल कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है किसी टाइगर रिजर्व में, तो वहाँ पे 60% फंडिंग सेंटर देगा। उसके बाद अगर कोई रिकरिंग एक्सपेंसेस है, मतलब सपोज किसी की सैलरी देनी है, तो वहाँ पे 50% जो एक्सपेंसेस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, बाकी 50% स्टेट गवर्नमेंट देगा। ठीक है, सो यहाँ पे डिफरेंस क्लियर होना चाहिए रिकरिंग और नॉन रिकरिंग स्पेंडिंग के बीच में। नॉर्थ ईस्टर्न और जो हिमालयन स्टेट है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट 90% फंडिंग देगा। ठीक है, चाहे वो रिकरिंग हो चाहे नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कुछ भी हो, 90% फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने मर्ज कर दिया प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को, तो अब एक नया डिवीजन बन गया, प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन, विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो एक नया डिवीजन बना दिया दोनों प्रोजेक्ट्स को मिला के। अब एक्टिविटीज़ क्या क्या कंडक्ट की जाती है अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, ये पता होना चाहिए। तो कंट्री के अंदर 55 टाइगर रिजर्व्स हैं। ठीक है, और इसके अंदर एक कोर बफर एरिया रहता है, राइट। कोर में वो रीजन है जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो रीजन को हम ह्यूमन फ्री रखते हैं, मतलब वहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। ह्यूमंस जो है वो या तो बफर में या फिर जो फ्रिंज एरिया, मतलब बफर के भी आगे। ठीक है, कोर मतलब सेंटर का एकदम कोर वाला एरिया, वहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी। उसके बाहर बफर एरिया में थोड़ी बहुत ह्यूमन एग्जिस्टेंस हो सकते हैं, मतलब वहाँ पे वो रह सकते हैं। ठीक है, और NTCA ने भी रिसेंटली बैन कर दिया टाइगर रिजर्व्स इन द कोर एरियाज। ठीक है, न्यू कंस्ट्रक्शन इन द टाइगर रिजर्व्स कोर एरिया, तो कोई नया कंस्ट्रक्शन अब कोर एरिया में नहीं कर सकते हो। अभी रिसेंटली अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे होगे तो आपने पढ़ा भी होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो सफारीज है टाइगर रिजर्व्स में उनको भी बैन कर दिया। बैन इन द सेंस कि अगर कोई नई सफारी खोलनी है तो पहले सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल लेना पड़ेगा उसके लिए, राइट। फॉर दैट रीजन ये वाला पार्ट अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार UPSC ने ऐसे पूछ लिया था कि सबसे बड़ा क्रिटिकल एरिया जो है कौन से टाइगर रिजर्व का है। ठीक है, तो उसका आंसर था आई थिंक श्री सेलम टाइगर रिजर्व था, है ना। तो ऐसे भी पता होना चाहिए किसका क्रिटिकल या कोर एरिया बड़ा है। इसके अलावा असेसमेंट यूजिंग एप्लीकेशन कॉल्ड एमस्ट्राइप, तो एक एप्लीकेशन बनाई है एमस्ट्राइप नाम से, जिससे टाइगर की ट्रैकिंग होती है। आगे इसके बारे में और देखेंगे। इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग या इवैल्यूएशन सिस्टम हम लोगों ने डिज़ाइन किया है फॉर इवैल्यूएशन ऑफ टाइगर रिजर्व, मतलब जो 55 टाइगर रिजर्व है वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। उनकी एक तरीके से रैंकिंग हम लोग बनाते हैं थ्रू दिस मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क।
राइट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये MEE मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क क्या है, तो यू शुड नो कि ये एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है ऑफ डिफरेंट टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। ठीक है। इसके अलावा एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है फॉर एंटी पोचिंग ऑपरेशंस। जो पोचर्स होते हैं या जो शिकारी हंटर्स होते हैं उनको पकड़ने के लिए टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स भी बनाई गई है। ठीक है। इसके अलावा ई बर्ड प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके अंदर हम लोग UAVs का इस्तेमाल करके, ड्रोन्स का इस्तेमाल करके सर्विलेंस और मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अब टाइगर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको पता ही है UPSC ने एक बार प्रीलिम्स के अंदर एलिफेंट के बारे में पूछा हुआ है, टाइगर के बारे में भी पूछा हुआ है, राइट। तो थोड़ा सा एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो WPA एक्ट के अंदर ये शेड्यूल 1 में आता है। ठीक है। यहाँ पे आपको कॉमन सेंस भी लगाओगे तो समझ सकते हो, क्योंकि WPA का जो एक्ट है उसके अंदर सबसे जो स्ट्रिंजेंट कैटेगरी था पहले वो शेड्यूल 1 था। अभी ये जो है शेड्यूल 4 में रखा गया बिकॉज इसको साइट्स के साथ कंप्लाई करवाना है, राइट। क्योंकि आपको पता है साइट जो अपेंडिक्स है वो शेड्यूल 4 के साथ अलाइंड है, राइट। सो साइट के अगर अपेंडिक्स की बात करें तो उसमें अपेंडिक्स 1 में आता है IUCN स्टेटस इसका एंडेंजर्ड है। इंडिया के अंदर जो टाइगर मिलता है उसे रॉयल बंगाल टाइगर बोलते हैं। ये बिलोंग करता है पेंथेरा टिग्रिस फैमिली से। ठीक है। तो याद रखना, लायन, टाइगर और लेपर्ड ये तीनों जो है पेंथेरा फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो चीता है वो पेंथेरा फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है। वो ऑल टुगेदर डिफरेंट फैमिली है। तो कभी भी ऐसा अगर सवाल आ जाए कि ये टाइगर फैमिली से बिलोंग करता है या पेंथेरा फैमिली से बिलोंग करता है चीता, तो आपको पता होना चाहिए वो नहीं करता है। पेंथेरा फैमिली में 3 एनिमल्स आते हैं, विच इज द टाइगर, लायन और लेपर्ड। ठीक है। इंडिया का नेशनल एनिमल है, ये आपको पता है। इंडिया में रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है और ये रॉयल बंगाल टाइगर और भी कंट्रीज में मिलता है। ठीक है। कभी सवाल डायरेक्टली ऐसा पूछ ले कि इट इज एंडेमिक टू इंडिया ओनली, तो दैट वुड बी फॉल्स। इट इज ऑल्सो फाउंड इन बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड चाइना एंड म्यांमार। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसका जो रेंज है ये काफ़ी वाइड इसका जोग्राफिकल रेंज होता है। मतलब ये हाई माउंटेन्स, मैंग्रोव स्वम्प्स, ग्रासलैंड्स, मॉइस्ट डेसिडियस, एवरग्रीन और शोला फॉरेस्ट सब के अंदर ये देखने को मिलेगा आपको। और ये एक अम्ब्रेला स्पीशीज़ है। अम्ब्रेला स्पीशीज़ का मतलब अगर आप इस स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करते हो तो बाकी इकोसिस्टम को भी आप कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्योंकि अगर ये स्पीशीज़ मर जाता है तो बाकी जो स्पीशीज़ है दे विल ऑल्सो डाई, राइट। क्योंकि ऊपर कोई कंट्रोल रखने वाला होना चाहिए, अदरवाइज बाकी जब स्पीशीज है उनका पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। इसके अलावा कीस्टोन स्पीशीज भी है, क्योंकि ये डिफाइन करता है एक एंटायर इकोसिस्टम को, या अगर इसकी डेथ हो जाती है तो पूरा इकोसिस्टम डिसरप्ट हो सकता है, तो इसको बोलते हैं कीस्टोन स्पीशीज। फर्दर इट इज ऑल्सो अ फ्लैगशिप स्पीशीज। फ्लैगशिप स्पीशीज का मतलब क्या होता है? ये एक सेलिब्रिटी स्पीशीज है, मतलब इसके अराउंड लोग कंजर्वेशन एफर्ट्स जो है वो रन करते हैं। ठीक है। इसके अलावा इको टूरिज्म में क्योंकि आपको पता है जंगल सफारीज में टाइगर एक फैसिनेटिंग एनिमल होता है, टाइगर को देखने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं। तो इस तरीके से इको टूरिज्म और इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है वो इस टाइगर के ऊपर रन करती है। ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सॉलिटरी और टेरिटोरियल एनिमल है। मतलब सॉलिटरी मतलब अकेला रहता है, और टेरिटोरियल है कि अगर कोई दूसरा एनिमल इसकी बाउंड्री में आ जाता है तो उसको अटैक कर देता है। इसके अंदर एक यूनिक चीज़ है, इसको स्ट्राइप्स होते हैं इसके ऊपर। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो स्ट्राइप्स है ब्लैक कलर के, और दीज स्ट्राइप्स आर यूनिक जस्ट लाइक जैसे ह्यूमंस के फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं वैसे ही टाइगर के ये जो स्ट्राइप्स होते हैं ये भी अगेन यूनिक होते हैं, राइट। ये पता होना चाहिए। टाइगर से रिलेटेड बहुत सारे इनिशिएटिव्स अक्रॉस द वर्ल्ड रन हो रहे हैं, जैसे TX2। इसमें टाइगर की पॉपुलेशन डबल करना था, इंडिया ऑलरेडी डबल कर चुका है, राइट। इसके अलावा सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन था, ये भी अगेन टाइगर के जो पॉपुलेशन है उसके कंजर्वेशन के बारे में बात करता है। ठीक है। दिस वाज अबाउट द टाइगर। अब आगे देखो NTCA देख लेते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो अभी इन्होंने 5th एक जो रिपोर्ट है ऑफ द स्टेटस ऑफ टाइगर को प्रेडेटर प्रे इन इंडिया 2022 रिपोर्ट निकाला। इसके साथ साथ जो MEE जो फ्रेमवर्क था उसे भी रिलीज किया ऑफ द टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। ठीक है। तो ये 2 रिपोर्ट निकली थी। NTCA के बारे में जैसे बताया स्टैट्यूटरी बॉडी है ये। दिस वाज एक्चुअली लॉन्च्ड इन 2005 फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ टाइगर टास्क फोर्स। ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। 2006 के अंदर इसे स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा मिला था, उससे पहले एज ए एग्जीक्यूटिव बॉडी रन करा था। कंपोजिशन की बात करें तो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है वो उसके चेयरपर्सन होते हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ
मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट जो वाइस चेयरपर्सन की तरह काम करते हैं। इसके अलावा 3 मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के और सेक्रेटरी होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के, राइट। सो ये लोग इसके अंदर मेंबरशिप होती है इनकी, राइट। इनके अलावा साइंटिस्ट वगैरह भी होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी प्रोवाइड करता है टू प्रोजेक्ट टाइगर, फॉस्टर करता है अकाउंटेबिलिटी ऑफ सेंटर एंड स्टेट इन द मैनेजमेंट ऑफ टाइगर रिजर्व, राइट। जो भी स्टेट्स जहाँ पे टाइगर रिजर्व है वो जब अपने टाइगर रिजर्व्स बनाना चाहते हैं या जो एग्जिस्टिंग टाइगर रिजर्व्स हैं उनका कैसे वो मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो सारा का सारा अप्रूवल या जो सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन है वो एनटीसीए का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एनटीसीए के जो रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला देखो स्टेटस ऑफ टाइगर्स। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट में ये पता लगा कि इंडिया करेंटली हार्बर्स 75% ऑफ द वर्ल्ड्स टाइगर पॉपुलेशन। अगर बात करें टाइगर इंडिया के अलावा भी और कंट्रीज में मिलते हैं, जैसे कि रशिया में टाइगर मिलते हैं, बट उन्हें साइबेरियन टाइगर्स बोलते हैं, दे आर नॉट रॉयल बंगाल टाइगर्स, ठीक है। माइंड यू दोज आर टोटली डिफरेंट टाइगर्स, वो साइबेरियन टाइगर्स होते हैं और जो इंडियन रॉयल बंगाल टाइगर्स है उनसे साइज में बड़े भी होते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, सेंट्रल इंडिया और शिवालिक हिल्स गैंगेटिक प्लेन, वहाँ पे जो टाइगर का पॉपुलेशन हुआ है वहाँ पे एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है, राइट। और टेक्निक्स जिसके थ्रू इनके पॉपुलेशन के बारे में हम पता लगाते हैं, तो पहला एम्स टाइप से। तो एम्स टाइप एक एप्लीकेशन है जो कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस और रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करती है टू आइडेंटिफाई टाइगर पॉपुलेशन, ठीक है। दूसरा है कैमरा टैप या कैप्चर मार्क रिकैप्चर। ये बेसिकली क्या होता है, जगह जगह जाके हम कैमरा सेट कर देते हैं और जैसे ही वहाँ से कोई टाइगर गुजरता है उसकी फ़ोटो खींच ली जाती है, ठीक है। सो ये एक टेक्निक है। इसके अलावा जहाँ पे अगर कोई कैमरा ट्रैप नहीं लगा सकते, फॉर एग्जांपल सुंदरबंस के अंदर शायद कैमराज लगाना पाना थोड़ा मुश्किल हो, तो वहाँ पे हम डीएनए एक्सट्रैक्शन के थ्रू भी कैट्स ये जो टाइगर्स हैं इनकी पॉपुलेशन के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा डेटा देख लो, कई बार ये भी पूछ लेते हैं पॉपुलेशन कहाँ पे ज़्यादा है। तो करेंटली सबसे ज़्यादा टाइगर्स मध्य प्रदेश में है, 785 टाइगर्स हैं, फॉलोड बाय कर्नाटका एंड देन उत्तराखंड। तो ये टॉप 3 स्टेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन। सबसे लीस्ट टाइगर पॉपुलेशन कहाँ है या बिल्कुल टाइगर कहाँ पे नहीं मिलते, तो आपको पता होना चाहिए नागालैंड और मिजोरम में कोई भी टाइगर पॉपुलेशन पिछले जो 2 सेंसस हुए हैं, राइट, 5-5 साल के इंटरवल में ये सेंसस होते हैं, सॉरी 4-4 साल के इंटरवल में ये सेंसस होते हैं और यहाँ पे कोई टाइगर नहीं मिले इन नागालैंड एंड मिजोरम, ठीक है, ये पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा टाइगर अगर किसी लोकेशन में, ठीक है, तो वो आपको मिलेंगे जिम कॉर्बेट में। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। उसके बाद बांदीपुर और नागरहोल। बांदीपुर नागरहोल ये दोनों कर्नाटका में, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो इन टर्म्स ऑफ स्टेट वी हैव मध्य प्रदेश एज द हाईएस्ट, फॉलोड बाय कर्नाटका एंड देन बाय उत्तराखंड। और अगर एक रीजन की बात करें तो वहाँ पे जिम कॉर्बेट है और बंदीपुर है और नागरहोल है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन आपको एक जगह देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो MEE ऑफ टाइगर रिजर्व्स, राइट, जो अभी हम लोगों ने बात किया था। ये टाइगर रिजर्व्स का एक इवैल्यूएशन टेक्निक है, तो मैनेजमेंट इफेक्टिव इवैल्यूएशन। ये बेसिकली टाइगर रिजर्व्स को एक रैंकिंग प्रोवाइड करती है और ये रैंकिंग कैसे मिलता है या इस रैंकिंग को कंडक्ट कौन करता है, तो NTCA अलॉन्ग विद द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसको कंडक्ट करता है। ये फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन, दिस वाज गिवन बाय द IUCN एंड नेचुरल रिसोर्सेज वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया। तो इन दोनों ने मिलके एक फ्रेमवर्क तैयार किया था और उसे इंडिया में हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। और कंडक्ट कौन कर रहा है, तो NTCA और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसको रन करते हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर टोटल 55 टाइगर रिजर्व्स हैं, लेकिन केवल 51 टाइगर रिजर्व्स को इसके अंदर इवेल्युएट किया जाता है। और सबसे बेस्ट जो टाइगर रिजर्व्स है इंडिया के अंदर, दैट इज द पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला, ठीक है। और इसमें एक और डिटेल थी, किसी भी टाइगर रिजर्व को पुअर जो रैंकिंग है वो नहीं मिली है, मतलब पुअर कैटेगरी किसी भी टाइगर रिजर्व को नहीं मिली है अंडर द MEE, ठीक है। इतने पार्ट में कोई एडिशन करना है या कोई डाउट है तो बताइए। जैसे वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फेब को होता है, तो ये भी याद रख लेना कि इंटरनेशनल टाइगर्स डे 29 जुलाई को होता है। और मैंने एक इमेज शेयर की है ग्रुप में, डिफरेंस बिटवीन जैगुआर और चीता। तो जैसे एक डिफरेंस है कि चीता रोर नहीं करता, तो ऐसे मतलब फनी फैक्ट्स है उसमें। और जैसे टाइगर की पॉपुलेशन कौन से स्टेट में ज़्यादा है? MP
नहीं एमपी है ना, हाँ मध्य MP प्रदेश, राइट। और एलिफेंट की कहाँ, कौन से स्टेट में है? एलिफेंट की कर्नाटका है ना। कर्नाटका, सही है। एलिफेंट के बारे में तो क्वेश्चन टाइगर इज द रिपीट करना वापस। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व, मतलब जिसका एरिया सबसे कम है। बोर टाइगर रिजर्व है क्या? राइट, वो इन महाराष्ट्र। राइट। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट क्या बोला था सर आपने, सबसे बड़ा हाईएस्ट? श्री सेलम है ना। अच्छा हाँ हाँ, सही है। और एक क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड नहीं है बट एक क्वेश्चन था कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की मतलब कनेक्टिंग लिंक क्या हो सकती है, तो उसका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आंसर था 2017 में पीवाई को था। ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर डिक्लेयर करने वाले में सबसे फर्स्ट टाइगर रिजर्व कौन सा था? क्वालिटी होगा शायद। ऑलराइट, ठीक है, फिर अभी के लिए यहीं एंड करते हैं। कल सेम टाइम विल स्टार्ट विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इट। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।